हाथापाई भी करेंगे, फिर हम उनके घर जाके कूट के भी आएंगे। इस पे अगर कोई डंका डालेगा तो उनको छोड़ेंगे ये नहीं। महाराष्ट्र में होता है, हम यहाँ नहीं होने देंगे। लता सुनंदा महोत्सव की छुट्टी नहीं हो रही है पर छठ पूजा की छुट्टी करा रहे, उन्हें पुलिस बुला दी कि इसको बंद करो, घुसने नहीं दिया ऊपर। हम वो लोग हैं। आज हम आए हैं पहाड़ी आर्मी ऑफिस में, पहाड़ी हिंदू सशक्तिकरण जो भी संगठन है उसमें हमारे हरीश रावत जी हमारे से जुड़े हैं। आज बहुत दिन के बाद यहाँ पर मुलाकात हुई है, बात करने जा रहे हैं खास तौर पर जनता से जुड़ी समस्या के बारे में। ये नहीं कि हम राजनीति यहाँ पर करने जा रहे हैं और नहीं पार्टीवाद यहाँ पर करेंगे। जो लोगों की समस्या है, लोगों के पैसे फंसने हैं, अस्पताल है, सुविधाएं हैं, उससे जो लोगों को बरगला रहे हैं अधिकारी की, मतलब दर दर भटक रहे हैं, धरने पे हैं और सुनवाई नहीं हो रही है, उसका काम कौन कर रहा है? हमारे पहाड़ी आर्मी के जो मेन अध्यक्ष हैं हरीश रावत जी। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। नमस्कार सर, आपका परिचय दीजिए और जरा ये आर्मी जो पहाड़ी हिंदू का जो बनाया है इसका परिचय दीजिए आप। औरंगा जी नमस्कार, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, समाज को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। आपके चैनल की ग्रोथ लगातार हो रही है, आप अच्छे काम कर रहे हो, हम आपको देखते रहते हैं, इसके लिए आपको हम साधुवाद भी करते हैं। जिस तरीके से बहुत सारे लोग ब्लॉग बना रहे हैं, इधर उधर की बातें दिखा रहे हैं, कोई आलू खाने की बात कर रहा है, कोई सब्जी टमाटर की सब्जियां चटनी की बात कर रहा है, वहीं पर आप भी एक व्यक्ति है जो ब्लॉगिंग तो कर रहे हैं, पर उस ब्लॉगिंग में समाज के उद्धार का काम, समाज को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, तो इसके लिए भी हम आपको सैल्यूट करते हैं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत। मेरा नाम हरीश रावत है, मैं पहाड़ी आर्मी संगठन का संस्थापक अध्यक्ष हूँ। पहाड़ी हिंदू सशक्तिकरण अभियान ये हमारे मूल आइडेंटिटी है। हम मानते हैं उत्तराखंड में पहाड़ में रहने वाले लोग सारे पहाड़ी हिंदू हैं, तो इनको ही कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि देखो समाज में सीधी सी बात है, आप जी रहे हो अपने परिवार के लिए, मैं जी रहा हूँ अपने परिवार के लिए, तो हमारा मूल मकसद क्या है? अपने परिवार को इकट्ठा करना। तो मेरा भी यही मूल मकसद है कि ये पूरा परिवार जो मेरा है, पूरा पहाड़, तो इस पहाड़ के पूरे परिवार को इकट्ठा करूँ और इनकी जो समस्याएं हैं, जिस किसी कारण से झिझक है लोगों के अंदर, किसी कारण से अधिकारियों के पास नहीं पहुंच पाते हैं, किसी के कारण से वो लोभ लालच में किसी के बरगलाने में आ जाते हैं, तो ऐसे जो हमारे समाज में लोग हैं उन लोगों को जागरूक करने का काम, उनकी समस्याएं अगर कहीं पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही तो उनकी सहायता करने का काम हम करते हैं। कब से ये चालू हुआ था? आपने जो ये पहाड़ी आर्मी बनाई है ये कब स्टार्ट किया आपने? देखिए, मुझे सामाजिक क्षेत्र में 18 साल हो गए, पर मैंने देखा है, मैंने राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी भी देखी है, उसमें रहा हूँ मैंने आम आदमी पार्टी का मैं फाउंडर मेंबर रहा हूँ, अन्ना आंदोलन का मैं प्रोडक्ट हूँ, वो आंदोलन में बहुत लाठियां हमने खाई है। उसके बाद आम आदमी पार्टी बनाई, वो पार्टी भी हमने देखी। उसके बाद मैं कांग्रेस में भी कुछ समय तक रहा, वो भी पार्टी हमने देखी। उसके बाद मैंने देखा कि भैया ये सारी चीजें जो है दिल्ली से चलने वाली कहानी है, इस पर हम लोगों का जो हित है वो हित निहित नहीं है। राजनीतिक पार्टी में राजनीतिक नेताओं के हित जरूर है, वो हमें यूज करके अपने सीढ़ी पर पहुंच जा रहे हैं, पर वहां पर जाके भी फिर हमारे लोगों का शोषण कर रहे हैं। अच्छा, कितने साल हो गए पहाड़ी आर्मी में? तब जाके हमने 2021 में प्रोफेशनली जो है, ऑफिशियली जो है, पहाड़ी आर्मी उत्तराखंड संगठन का गठन किया, और इसकी एक टैगलाइन है, उस टैगलाइन से आप समझ जाओगे हम कौन हैं। हमने उसमें टैगलाइन है, पर्वतीय अस्मिता, संस्कृति और संसाधनों के रक्षक। ये है पहाड़ी आर्मी। हमारे पर्वतीय अस्मिता यानी हमारा स्वाभिमान, हमारी इज्जत, इस पे अगर कोई डंका डालेगा, इस पे अगर कोई हमारी माँ बहनों बेटियों पे नजर गड़ाने की कोशिश करेगा तो हम उनको छोड़ेंगे, कतई नहीं छोड़ेंगे। बाहर के लोग अगर ये सोचे कि हम इनकी माँ बहनों पे गलत नजर डालेंगे और गलत सलत काम करके यहाँ से भाग जाएंगे, हम यहाँ से तो भागेंगे ही भागेंगे, पर उनको पूरी पनिशमेंट दे के यहाँ से भगाएंगे। ये तो हमारी अस्मिता की बात है। उसके बाद हमारी पर्वतीय संस्कृति, हमारी बोली भाषा, हमारा रहन सहन, हमारे गीत और हमारा जो कल्चर है संपूर्ण रूप से उसको सजोने का काम करें, क्योंकि पलायन हो रहा है, तो पलायन होने का रीजन नौकरी है, और नौकरी के लिए जब यहाँ आ रहे हैं तो सरकारें ऐसी नीतियां बना रहे हैं कि हमारी संस्कृति लुप्त हो रही हो। कैसे? अब हल्द्वानी में हम आप रह रहे हैं, हल्द्वानी में गणेश विसर्जन होने जा रहा है और हमारे लोग गणपति बप्पा मोरिया मंगल मंगल होरिया करके हमारे आराध्य देव गणेश जी का घर है ये, और यहाँ पर उनको नदी में बहा के आ रहे हैं। ये नहीं, महाराष्ट्र में होता है,
हम यहाँ नहीं होने देंगे। मतलब असली क्या है ये संस्कृति के भाई, यहाँ पे हमारा घर है भाई, तो यहाँ क्या विसर्जित नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। क्यों? पहले तो हम लोग पहाड़ के लोग हैं, हम पत्थर को पूजने वाले लोग हैं, और पत्थर को पूजने में जिसकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं उसको स्थापित करते हैं। हम अपने माँ बाप का मंदिर बनाते हैं, हमारे माँ बाबू के, हमारे माँ पिता बूबू के सबके मंदिर है हमारे घरों में, और 7-8 पुश्त पहले भी किसी ने कुछ गलत किया होगा हमारे प्रति या हमने किसी के प्रति, हम जाकर गड़ाते हैं और हमारे साथ न्याय होता है। तो अभी क्या इस बार गणपति आप यहाँ मनाने देंगे, लोगों को विसर्जित करेंगे, देखिए, आपका कुछ विरोध रहेगा? नहीं, विरोध वाली बात, हम जागरूक करेंगे लोगों को। गणपति महोत्सव करिए, अच्छी बात है, मगर विसर्जन मत करिए। वो हमारे शास्त्रों के अनुकूल नहीं है, हमारे संस्कृति संबद्ध नहीं है। तो अगर शास्त्र और संस्कृति संबद्ध नहीं है तो वो काम नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो काम हम करने लगेंगे तो अनिष्टि होगी, है ना। अब दूसरी बात, संस्कृति की हम बात करें, दुरुस्त आप कहाँ के रहने वाले? बागेश्वर के दुरुस्त गांव के रहने वाले जी। और मुझे लगता है कि प्राइमरी स्कूल भी अगर होगा तो प्राइमरी स्कूल में भी आधा किलोमीटर तक बच्चे जाते होंगे पैदल, 2-3 किलोमीटर, 2-3, किसी का ज्यादा है किसी का कम है ना। अब अचानक प्राइमरी स्कूल में छुट्टी हो जाती है और बच्चे घर आके मम्मी पापा कहते हैं छुट्टी कह रहे, तो क्या छुट्टी? जो वो कह रहे छठ पूजा की छुट्टी है। यानी हमारे गांव तक इन लोगों ने बाहर के लोगों को यहाँ बसा के बाहर के कल्चर को हमारे कल्चर पे हावी कर दिया। हमारे हरेली की छुट्टी नहीं हो रही, हमारी नंदा सुनंदा महोत्सव की छुट्टी नहीं हो रही है, पर छठ पूजा की छुट्टी करा रहे। इस तरीके से जो हमारे संस्कृति के ऊपर वार हो रहा है, इसको बचाना है। हमारे लोग जागर लगाते हैं, नॉर्थ लगाते 10-10 दिन के होते हैं, मगर डेमोग्राफी के फेर में बाहर के लोग, कोई अग्रवाल है, कोई जायसवाल है, कोई कपूर, गच्छल, कुच्छल, पता नहीं तमाम तरह के, वो हमारे क्षेत्र में जमीन ले लेके बैठने लग गए। और उनको क्या पता भाई जागर क्या होता है। ज्वलंत उदाहरण देता हूँ, ऋषिकेश के समीप एक 80 परिवार का घर जागर लगा रहा था अपने घर, उसके बगल में कोई बाहर का व्यक्ति ने अपने घर लगाया था। भाई साहब, उन्हें पुलिस बुला दी कि इसको बंद करो, मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। तो हमारी संस्कृति पे वार हो रहा है, संस्कृति को बचाएंगे अपना। हमारे गुलजू हमारे दादा परदादा है, नंदा सुनंदा हमारी बुआ है, हमारे माता कुष्पंडा, माता धारी देवी, ये हमारी पितृ देवियां हैं। हम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ हिंदू मानते हैं दुनिया के, हिमालय के रहने वाले हैं, शिव जी के गोद में रहते हैं, शिव जी के गण हैं, हम पूजनी लोग हैं, हमारे कण कण में भगवान है, हमारे घर घर में भगवान है, तो वो हिंदू है। हमसे हिंदुओं की परिभाषा कोई ना पूछे, क्योंकि हम सर्वश्रेष्ठ हैं। अब दूसरी बात, पर्वतीय असमिता, संस्कृति, संसाधन, हमारे जल, जंगल, जमीन, धारे, नौले, पानी, रोड़ी, बजरी, पेड़, ये सब हमारे हैं। हम वो लोग हैं हिमालय के जो पूरे भारत को पानी पिलाते हैं। हमारे यहाँ का हिमालय का पानी, ये नदियां, गंगा, यमुना, सरयू, गोमती, कोसी, रामगंगा, ये तमाम नदियां हमारे यहाँ है। हमारे बुजुर्गों ने इस धरा को सिंचित किया, इस पर्यावरण की रक्षा की, इनको संरक्षित किया, और आज ये आके उसको उजाड़ेंगे, होने नहीं देंगे। हमारे पहाड़ में गैस पेड़ काटने को दे रहा कोई? आप बताएं, घर जाओगे क्या अपने मकान लगाने के लिए पेड़ काट सकते हो? आप घर जाते हो अपनी जलौनी लकड़ी के लिए पेड़ काट सकते हो? नहीं। हमारे बुजुर्गों ने जंगल संरक्षित करके जंगल बनाया, पूरी दुनिया को ऑक्सीजन हम दे रहे हैं, और हम अपने जंगल में एक लकड़ी नहीं काट पा रहे हैं। ग्रीन बोनस कहाँ है फिर हमारा भाई? ग्रीन बोनस कहाँ है हमारा? गैस सिलेंडर हमें खरीदना पड़ रहा है, लकड़ी हमें दोगे नहीं जो हमारे हक हुकूक की है, कहाँ है? आप तो ऊपर दुरुस्त क्षेत्र के रहने वाले हो, वहां तो बहुत बढ़िया घना जंगल है, तो क्या उस जंगलों का अपने हक के लिए कुछ भी हम उपयोग कर पा रहे हैं? वहां पर फॉरेस्ट लॉ हमारे ऊपर लागू कर दिया जा रहा है, मगर वहीं पर एक गुजरात का धनाढ्य व्यक्ति वहां जमीन ले लेता है, और फॉरेस्ट के अधिकारी कहते हैं भाई साहब आप काट लेना, बाद में आगे हम चालान कर देंगे। इस दुनिया को ऑक्सीजन देने वाले हम, और आज हमारा ही दोहन किया जा रहा है, हम इसको होने नहीं देंगे। ये है पर्वतीय असमिता, संस्कृति और संसाधनों की रक्षा। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि जैसे मैंने बहुत सारे आपको सोशल मीडिया पे भी देखा,
कि यहाँ जो पहाड़ से लोग आते हैं हल्द्वानी में सामान लेने के लिए, लोगों को कहीं कहीं जगह तो ठगा जाता है, कहीं कहीं जगह क्या है उनसे पैसा लिया जाता है, कहीं कहीं ऐसा होता है कि ट्रांजेक्शन जैसे आजकल ऑनलाइन चल रहा है, मोदी जी कहते हैं कि डिजिटल पेमेंट करो, ऑनलाइन करो सब कुछ, तो गलती से कहीं पर ऐसा ज्यादा पेमेंट हो जाती है तो वापस लेते नहीं है दुकानदार, ऐसे भी समस्या यहाँ पर आए हैं। और बहुत सी चीज जैसे कि दुकानदार खराब सामान दे रहा है, यानी कि जैसे एक बीच में एक आया था कि खराब फटा हुआ जूता एक दुकानदार ने दे दिया मटर गली में, और उसने पेमेंट कर दी, देखा कि फटा जूता है। वो आर्य समाज मंदिर के सामने हाँ स्टेशन के हाँ जहां का भी था वो, तो वो बहस करने लग गया कि भाई इसको तो हम चिपका देंगे, ये करेंगे। तो हमारे जो पहाड़ के जो लोग हैं वो हल्द्वानी में आते हैं सस्ते सामान के लिए, यानी कि वो सोचते हैं यार हमको थोड़ा जैसे शादी हो पार्टी हो, तो यहाँ पर लूटा जा रहा है। क्यों बहस कर रहे हैं दुकानदार पहाड़ियों से, क्या है इस पे? उसका रीजन ये है ना, हम लोगों के माता पिताओं ने हमें बड़े अच्छे संस्कार दिए हैं, और पहले का भी इतिहास अगर खोज के जाओगे तो ये साहूकारों के सामने हमारे बुजुर्ग जब आते थे अपनी झोले में गठरी बांध के वो दे देते थे। अगर इन्होंने ये कह दिया कि भाई साहब इसमें 1000 कम है, तो कहते भाई साहब लाला जी 1000 में बाद में दे दूंगा, मगर वो ये नहीं कहते थे कभी इसमें फिर से गिन लो, क्योंकि ये व्यक्ति बड़ा ही, हमारा जो पहाड़ का व्यक्ति बड़ा सौम्य, बड़े उदारवादी, और कभी छल कपट नहीं है, निष्कपट व्यक्ति है, स्वयं अपने आप में भगवान है, ये तो मैं मानता हूँ। इसका फायदा तब तो उठाया, अब भी वही फायदा ये उठा रहे। क्यों? हमारा आदमी लड़ने झगड़ने में विश्वास नहीं करता है, कहीं पर गलती से कुछ बोले तो वो लड़ता नहीं है, वो बोलता है एक बार याद दे दो। मगर ये जो लोग बाहर के लोग आए, मैं कहते रहा हूं हमारा इतिहास सोच के देखिए ना, हमारी पितृदेवी जिया रानी, कत्यूरी राजाओं की रानी, मालूशाही की दादी, धामदेव की मम्मी, कौन? जिया रानी ने रानीबाग में मुगलों की सेनाओं को घुसने नहीं दिया ऊपर, हम वो लोग हैं। तो अब ये समझ जा इनका इतिहास क्या है, तो हमें लूटने की, ठगने की मंशा से काम कर रहे हैं। इनसे कैसे निपटा जाए? ये सारे बाहर के आए हुए लोग हैं, इनका इतिहास भूगोल अगर खोलोगे, कोई भाग के आए, कोई चोरी डकैती करके आए, यहाँ दुकान मकान बना के अपना चला रहे हैं, इनका काम ठगना ही है। कुछ अपवाद है, कुछ अच्छे लोग भी है, कुछ समाज में इस वर्ग से बहुत अच्छे लोग भी हैं, मगर मैक्सिमम कोई बिहार से आया है, कोई यूपी से आया है, कोई गुजरात से आया है, कोई मुरादाबाद से आया है, तो यहाँ के लोग यहाँ अक्सर लोगों को ठगने का काम करे। क्यों? उसके 2-3 रीजन है। आप अगर यहाँ रह रहे कोरंगा जी, तो आपके चाचा भी यहीं कहीं होंगे, आपके दीदी भी यहीं कहीं होंगे, आपके ताऊ भी यहीं, तो मैं डर है यार कहीं मैंने कुछ गड़बड़ तो मेरे घर में बात पहुंच जाएगी, मैं बदनाम हो जाऊंगा। मगर इनको इस बात का डर नहीं है, क्योंकि इनका खानदान तो यहाँ है नहीं, इसलिए चोरी डकैती करते हैं। हमारे लोगों से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जागरूक हो जाइए। मैं आपको बताऊं, आज मेरा ऑफिस यहाँ पर है, हर दिन 4-5 लोग मेरे पास शिकायत लेके आते हैं। कोई लड़का आता है कि सर वो मैं ना एक रेस्टोरेंट में काम कर रहा था, 2 महीने मैंने काम किया, मेरे को तनख्वाह नहीं दे रहा है, 1 महीने से मैं फोन करने में हूँ, फोन भी नहीं उठा रहा, अब कह रहा है जो कार्रवाई करनी है तो मैं कर लो, तनख्वाह नहीं दूंगा। कोई आता है वो कहता है साहब वो प्रॉपर्टी डीलर ने मेरे को जमीन लेने की बात कही, देने की बात कही थी, मेरे से टोकन ले लिया, 5 लाख रुपए दे दिए या 2 लाख रुपए दे दिया, अब वो फोन ही नहीं उठा रहा, हम कहाँ जाएं? हम पुलिस वालों के पास या अधिकारियों के पास जा रहे हैं तो वो कह रहे हैं ये तो सिविल सूट का मामला है, यहाँ हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आप कोर्ट में जाओ। तो इस तरीके से ठगी लगातार हो रही, दुकानदार, जनता परेशान हो रही, जनता हद से ज्यादा परेशान है, हमारे लोग हद से ज्यादा इसलिए भी परेशान है, हमारे लोग आक्रोशित होकर झगड़ना नहीं चाहते, इसलिए वो हमारे पास आते हैं। और हमारा भी मकसद किसी को हानि पहुंचाना नहीं है, हमारा मकसद है अपने लोगों की भलाई करना, अपने लोगों की मदद करना। हल्द्वानी में तमाम अस्पताल है जो हमारे लोगों को ऐसी कैंची चला रहे हैं ना, अंदर तक ही चला दे रहे हैं, जेब में तो चला रहे हैं और उसके शरीर के साथ भी छेड़खानी कर रहे हैं। आज एक व्यक्ति मुझे मिले, मैं किसी अस्पताल का नाम नहीं लूंगा, वो व्यक्ति ने कहा मेरे पैर में झंझनाहट हो रही थी, मैं मुखानी स्थित किसी एक न्यूरो वाले के पास, बड़े चर्चित न्यूरो सर्जन है, उनके पास चला गया कुछ साल पहले 2017-18 में, तो उन्होंने एस्ट्रॉइड मुझे खिला के मेरे पैर का ऑपरेशन करने की नौबत करवा दी और आज मेरा पैर शून्य हो गया, अब मैं चल नहीं पाता, वो चल नहीं पाते। कौन करेगा भरपाई भाई? क्योंकि पहाड़ का बंदा जब आता है ना यहाँ दिखाने के लिए,
तो वो डॉक्टर ऐसे डराता है उसको, बोला कि भाई सीरियस मैटर है, अब तुम्हें एडमिट करना होगा। एडमिट जब हो जाता है, फिर उसके तीमारदार जो होते हैं, जो उसके साथ, बोले डॉक्टर साहब भी, डॉक्टर साहब तो फिर भगवान से भी ऊपर बन जाते हैं, डॉक्टर साहब किसी को मिलते ही नहीं है। भाई ऐसी क्या बात है, डॉक्टर को तो बताना चाहिए ये प्रॉब्लम है, घबराइए मत, सही हम कर देंगे। मगर इन डॉक्टरों के अंदर ये ऐसी क्या क्वालिटी है, एडमिट होने तक ये दिखते हैं, जैसे पेशेंट एडमिट होता है उसके बाद ये भगवान बन जाते हैं। आपने देखा होगा कई अस्पतालों में डॉक्टर साहब से मिलना है, डॉक्टर साहब बिजी है, बोले कि डॉक्टर साहब से मिलना है, बोले कि डॉक्टर साहब राउंड में आएंगे। डॉक्टर साहब राउंड करके कब चले जा रहे हैं कुछ नहीं पता। और वो जो पेशेंट भर्ती है उसके तीमारदार को ये नहीं पता है कि मेरे पेशेंट की बीमारी क्या है। मेरे पास फोन आता है, भाई साहब यहाँ भर्ती है, वो डॉक्टर नहीं देख रहा है। तो मैं फोन में कहता हूँ डॉक्टर कौन है, बोला हमें पता ही नहीं। अच्छा बीमारी क्या है, बोले वो बताया ही नहीं। तो अब ये तो नहीं बताया बीमारी क्या है, डॉक्टर कौन है, मगर ये जरूर बताया कि 50,000 रुपए काउंटर पे जमा करना है। और क्यों करना है, बड़ा सीरियस है, बाहर ले जाओगे तो रास्ते में प्रॉब्लम हो जाएगी, और यहां सब कुछ साधन है, सीरियस है, अब तुम तय कर लो यहां रखना है या बाहर, मगर बाहर प्रॉब्लम हो जाएगी। इस तरीके से डराया जाता है। और हमारा लोगों को, मैं कहता हूं, अंदर तक कैंची कर डाल दे रहे हैं। इतना फ्रॉड अस्पतालों में हमारे पहाड़ के लोगों के साथ होता है। इसे निपटा कैसे जाए, भाई निपटने के लिए आपकी क्या पहल है? देखिए हमारी पहल तो हम कभी भी कहते हैं, जब किसी के पास आप जाते हैं तो पहले पूरी जानकारी दीजिए, जागरूक बनिए। यदि आप जानकारी लेने में सक्षम नहीं है तो अपने साथ अपने परिवार के किसी जागरूक व्यक्ति को ले जाइए, क्योंकि आपके शरीर के साथ छेड़खानी हो जाएगी, शरीर दोबारा नहीं आएगा, ना पैसा दोबारा आएगा। क्योंकि हमारे पहाड़ के लोग बिजनेस कम करते हैं, नौकरी में ज्यादा डिपेंड करते हैं, और नौकरी में सीमित पैसा होता है, और वो साल भर की कमाई वहां 1 महीने में लगा देता है। तो मेरी तो ये भी लोगों से एक ओपिनियन भी रहता है, और बताता भी हूँ लोगों को, भाई कभी भी कोई पहाड़ का आ रहा तो सीधे सुशीला तिवारी जाइए। सुशीला तिवारी में कोई भी डॉक्टर कोई आनाकानी करे तो हमें बताइए। सुशीला तिवारी बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, वहां पर डॉक्टर जो है वो स्पेशलिस्ट है, आप वहां जाइए और आपका 1 रुपया खर्च भी नहीं होगा। आप आराम से रहिए 1 महीने तक, जब तक पूरा ट्रीटमेंट नहीं होता है, कोई अभद्रता नहीं होगी तुम्हारे साथ, नर्स प्रॉपर तुम्हारे साथ आएंगे, देखेंगे, डॉक्टर हर राउंड में आता है और तुम्हें देखेंगे। और मशीन, मतलब ये समझिए कुछ मशीन तो नॉर्थ इंडिया की सबसे टॉप मशीन है सुशीला तिवारी, MRI की सबसे मैक्सिमम टेस्ला की मशीन है उधर आपकी। वहां पर मैं देखा, यहाँ तमाम अस्पतालों में कहीं इतने, चाहे बड़े से बड़े अस्पतालों का नाम हल्द्वानी प्राइवेट ले लीजिए, ऐसा MRI मशीन और ऐसे एक्सरे मशीन जो सुशीला तिवारी में किसी के पास नहीं होगी। हम अपने लोगों से कहते हैं सुशीला तिवारी चले जाओ, कोई भी प्रॉब्लम आती है हमें बताइए। डॉक्टर बहुत कोऑपरेटिव है, वहां पर भीड़ जाता है, हमें उपाय करने चाहिए, सरकार पे दबाव करके सुशीला तिवारी में अधिक से अधिक डॉक्टर हो, न्यूरो सर्जन प्रॉपर हो, सर्जन प्रॉपर हो, बर्न वार्ड हो, वहां बहुत सारे आगजनी के केस होते हैं, हमारे लोगों को बाहर भागना पड़ता है। तो इसके लिए हम एकजुट होकर आवाज उठाएं, मगर लोगों को सुशीला तिवारी ही जाना चाहिए। क्यों? यदि हल्द्वानी के बड़े अस्पतालों में पेशेंट जाता है, लास्ट में वो क्या करता है, रेफर टू हायर सेंटर, फिर सुशीला तिवारी अपना चूस के पैसा उसका खत्म करके लास्ट में फिर सुशीला तिवारी में डाल देता है, और लोग कहते हैं सुशीला तिवारी में लोग मरते हैं। अरे जब पूरी तरीके से आपकी शरीर को डैमेज कर दिया गया, उसके बाद आप सुशीला तिवारी जा रहे हो, वहां मरोगे नहीं तो क्या बचोगे? तो सबसे पहले सुशीला तिवारी जाओ ना, और प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट होगा। और ठगने जो भी इस राज्य में, इस हल्द्वानी में हमारे लोगों को ठग रहे, मैं तो स्पष्ट आगाह कर देना चाहता हूं, हम अभी प्यार से बात कर रहे हो, प्रेम से बात कर रहे हैं। यदि इस तरीके की शिकायत बराबर आती रहेगी, कोई बाहरी व्यक्ति हमारे लोगों को ठग रहा है, तो फिर हम हाथापाई भी करेंगे, फिर हम उनके घर जाके कूट के भी आएंगे, क्योंकि सबूत है ना हमारे पास ठगा